नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एनडीए नेट जार ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। In the first part, we have completed up to the question number 25. So now we will start from the question number 26. और अब तक आप लोगों ने जो है YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो है आप लोग टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसके लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हम लोग एनडीए नेट जार ऑफ जनवरी 2025 के फर्स्ट पार्ट के लेक्चर का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कि अरेंज द राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित पुस्तकों के लेखन को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पुराने से सबसे नवीनतम तक। इसमें आप लोग देखोगे ये बुक्स दिए गए हैं: व्हाई नेशंस फेल, ग्रैंडीज, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय द मींस ऑफ कमोडिटीज। राष्ट्र क्यों विफल होते हैं, ग्रैंडीज, गरीबी और अकाल, और नैतिक भावनाओं का सिद्धांत, वस्तुओं के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन। तो अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो इसमें आप लोग देखोगे व्हाई नेशंस फेल। व्हाई नेशंस फेल की बात किया जाए तो ये आपका डेरेन एसिमोग्लू, ये जो है आपका डेरेन एसिमोग्लू एंड जॉन रॉबिन्सन की दी हुई बुक है। डेरेन एसिमोग्लू एंड जे रॉबिन्सन। ये कब आई थी? 2012 में आई थी। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आगे आप लोग देखोगे ग्रैंडीज। ग्रैंडीज की अगर बात किया जाए तो ये कार्ल मार्क्स की बुक है। कार्ल मार्क्स की ये लेखनी है, पुस्तक है, जो आपकी आई थी 1857 58 में। 1857 एंड 58 में। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। पॉवर्टी एंड फेमाइन्स की बात किया जाए तो ये अमर्त्य सेन की है। अमर्त्य सेन की बुक है और ये आपकी आई थी 1981 में। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट की बात किया जाए तो ये आपके एडम स्मिथ की बुक है। आप लोग पढ़ते हो, एडम स्मिथ की बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में आई थी। उसके पहले ये बुक आई थी। ये दिया हुआ है, एडम स्मिथ की बुक है, जिनको फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी बुक आई थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ये कब आई थी आपकी? ये आया था 1759, 1759 में। इसके बाद जो उनकी बुक आई थी दूसरी वाली, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब आई थी? 1776। ठीक है, तो ये सबसे पहले एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट ही आई थी। उसके बाद ही एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार हम लोग देखते हो एग्जाम में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी पूछा जाता है कि किसकी बुक है और कब आई थी। वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आगे आप लोग देखोगे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मींस ऑफ कमोडिटीज, वस्तुओं के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन। ये आपका दिया हुआ कंसेप्ट किसका है? डेरेन, ये जो है आपका पेरो सराफा का है। पीटर सराफा या पेरो सराफा का दिया हुआ कंसेप्ट है। ये आपका PIE पेरो सराफा का है और ये आपकी आई थी 1960 में। ठीक है, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले आपका आ जाएगा थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट कब आई थी? 1759 में। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन डी को रखेंगे। डी के बाद आपका कौन सा आएगा? डी के बाद आप लोग देखोगे, डी के बाद आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मींस एंड कम्युनिटी। डी के बाद आपका आ जाएगा, डी के बाद आप लोग देखोगे कार्ल मार्क्स की बुक है ये
1857 58 में ग्रंडी। तो डी के बाद ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। बी के बाद आप लोग देखोगे, बी के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा ये ई डी बी ई जो आपका ये बटर पेरो सराफा का है, प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड मीन्स ऑफ कम्युनिटीज। तो डी बी ई के बाद आप लोग देखोगे कौन सा आ जाएगा, ई के बाद आपका आ जाएगा अमर्त्य सेन का द पॉवर्टी एंड फेमेंस। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। सी के बाद सबसे लास्ट में व्हाई नेशंस फॉल्स, जो आपका डेरेन एसिमोग्लू एंड जॉन रॉबिन्सन का है, 2012 में आई थी। तो ये आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा डीबीईसी। ये डीबीईसी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको आप लोग देख सकते हो। आगे आप लोग देखोगे मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। ये आप लोग देखोगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जिसमें आप लोग देखोगे क्रूड बर्थ रेट दिया है, संशोधित जन्म दर। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, सीबीआर जो होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000, ये लिया जाता है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स टू ए वुमेन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आप लोग देखोगे इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बर्थ्स एंड मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन को इसलिए लिया जाता है क्योंकि कई बार आप लोग देखते हो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं ईयर के शुरू में, ईयर के लास्ट में। तो मिड ईयर को कंसीडर किया जाता है ताकि क्या हो, कंसिस्टेंसी हो, किसी तरीके का कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, इसीलिए मिड ईयर को कंसीडर किया जाता है सीबीआर को काउंट करने के लिए। तो आप लोग देखोगे पॉपुलेशन की जितनी भी थ्योरीज हैं, ये आपके फार्मूलाज होंगे, वहां पे मिड ईयर पॉपुलेशन को ही कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बी का आप लोग देखोगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात किया जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अलग अलग है। अगर बात किया जाए डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में आप लोग देखोगे तो जो फर्टिलिटी रेट होता है उसका जो एज पीरियड होता है वो आपका होता है 15 to 49। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग कंट्रीज है, और वही आप लोग डेवलप्ड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 15 to 44 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एज गैप होता है फर्टिलिटी के लिए, वुमेन्स के फर्टिलिटी के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये है। तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो होता है आपका नंबर ऑफ बर्थ टू ए वुमेन डिवाइडेड बाय एज स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक number of age specific of that particular period of that particular age specific number of women of that particular age specific multiply by 1000। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखोगे ये इसके लिए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ टू ए वुमेन ऑफ दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक पीरियड मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसमें आप लोग देखोगे ये हो जाएगा। फिर आप लोग देखोगे बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का क्या टोटल फर्टिलिटी रेट, ये आपका हो जाएगा फोर्थ। जो टोटल समेशन होता है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का समेशन कर लिया जाए, मतलब आप डेवलपिंग इकोनॉमी का और डेवलप्ड इकोनॉमी का जो एज पीरियड है 15 से 45, 15 से 49, इनको ऐड कर लिया जाए, टोटल समेशन ले लिया जाए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के फर्टिलिटी रेट का वुमेन्स के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। तो ये आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है TFR जो होता है समेशन ऑफ ASFR, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का होता है। तो ये आप लोग देखोगे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का फार्मूला ये BI अपन PIF मल्टीप्लाई बाय 1000। तो उसी का समेशन कर दोगे तो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा फोर्थ। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, जनरल फर्टिलिटी रेट आपका ये हो जाएगा सेकेंड वाला।
जनरल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, ये आप देखते हो आप लोग, अगर एज पीरियड की बात किया जाए तो 15 टू 19, 5 साल का जो गैप लेके चला जाता है, 19 टू 24, 24 टू 29, 29 टू 34, 34 टू 39, 39 टू 44, 44 टू 49। तो ये क्या होता है, जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बर्थ टू वुमेन अपॉन दैट नंबर ऑफ वुमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये 15 से लेकर 49 तक मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आप उसको मैच करोगे आप लोग, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ एंड डी का हो जाएगा सेकेंड। तो ये आप लोग देखोगे 1342, 1342, 1342, 1342, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है ड्यू टू ओपन एक्सेस टू अ प्रॉपर्टी आफ्टर इट इज ओवर यूज्ड बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी सच सिचुएशन इज कॉल्ड। कह रहा है किसी संपत्ति का उपयोग उसकी वहन क्षमता से अधिक हो जाने के बाद उस तक खुली पहुंच के कारण ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है। तो आप लोग देखोगे इसमें दिया है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेल्योर, प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी, प्रॉब्लम ऑफ मोरल हजार्ड। तो इसमें आप लोग ओपन एक्सेस है, ओपन एक्सेस टू अ प्रॉपर्टी आफ्टर इज ओवर यूज्ड है, तो ओवर यूज्ड की प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होगी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो है कामत त्रासदी की समस्या। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ये किसने दिया हुआ कंसेप्ट, गैरेट हार्डिंग ने, गैरेट हार्डिंग ने कंसेप्ट दिया हुआ है। ये कब आया था, 1968 में, 1968 में आई थी। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। It represents when there is common resources, when there is common resources or shared resources, साझा किए गए संसाधनों, shared resources, then an individual acts in their own self interest and consequently depleted common or shared resources beyond its carrying capacity। ये आप लोग देखोगे जब साझागत संसाधन होते हैं या कॉमन रिसोर्स होते हैं, जैसे फिशरीज हो गया, ठीक है, जब उसको आप लोग देखोगे कि इंडिविजुअल उसका कंजप्शन करता है, उसका उपभोग करता है, तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक मात्रा में उसका क्या करता है, कंजप्शन करता है, उसका उपभोग करता है, जो क्या करता है, उसकी कंडीशंस को, उसकी जो वो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी जो क्वालिटीज है उसको क्या करता है, रूइंड करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी एंड दैट क्रिएट्स इन द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। उसको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या कामत त्रासदी की समस्या के नाम से जाना जाता है, जिसको गैरेट हार्डिंग ने 1968 में दिया हुआ था। आगे आप लोग देखोगे ऑप्शन, तो ये ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेल्योर, नो इट इज इनकरेक्ट। मार्केट फेल्योर में क्या होता है, व्हेन द मार्केट फेल्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंटली, जब मार्केट क्या करता है, रिसोर्स संसाधनों का जो है इफिशिएंटली एलोकेट करने में फेल होता है, तो उसको मार्केट फेल्योर कहा जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी, जब एक इंडिविजुअल के एक्ट करने से दूसरे इंडिविजुअल पे इंपैक्ट पड़ता है, उसको प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। बाह्यता की समस्या को बोला जाता है। ये हो सकता है पॉजिटिव हो, निगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक बाह्यता या नकारात्मक बाह्यता हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ मोरल हैजार्ड, जहां पे कोई इंडिविजुअल क्या करता है, ग्रेटर जो था बियर को क्या करता है, बियर करता है,
रिस्क को बियर करता है। जहां पे रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी वहां पे मोरल हजार्ड की कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स विल बी द राइट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। गैरेट हैरडी ने 1968 में इस कंसेप्ट को दिया हुआ था। ये कॉमन रिसोर्सेज, कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक फिशरीज के केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जहां पे एक इंडिविजुअल जो होता है अपने हित के लिए संसाधनों को जो है एक लिमिट से ऊपर उसका ओवर कंजप्शन करता है, जिससे क्या होती है उसकी क्वालिटी डिप्लीट होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहां आप लोग देखोगे कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्लियर टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित को पहले से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आप लोग देखोगे लॉजिकल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सुखमय चक्रवर्ती का है। चॉइस ऑफ टेक्निक अमर्त्य सेन ने दिया हुआ है। सेट ऑफ प्राइस जैंट इन्वर्जन का है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हैडिन, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, ये कब आया था 1968 में, गैरेट हैडिन ने इसको दिया हुआ। फिर क्या मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपकी आई थी 1817 में। ठीक है, तो इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट इसमें मेंशन किया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आगे आप लोग देखोगे तब लॉजिक ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सुखमय चक्रवर्ती का गिवन में कंसेप्ट है, ये कब आया था 1959 में। चॉइस ऑफ टेक्निक्स अमर्त्य सेन का गिवन कंसेप्ट ये कब आया था 1960 में। सेट ऑफ प्राइसेस जैंट इन्वर्जन का दिया हुआ कंसेप्ट 20th सेंचुरी में आई थी, 20th सेंचुरी में आई थी। ठीक है, और इसमें आप लोग देखोगे ये पहले आई थी, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हैडिन के कंसेप्ट के पहले आई थी। तो इसमें आप लोग देखोगे अर्लियर टू द लेटेस्ट, सबसे पहले से सबसे नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले के क्रम में देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आपका आ जाएगा अल्फ्रेड मार्शल का, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा ई के बाद आप लोग देखोगे ई के बाद आपका सबसे लास्ट में आप लोग देखोगे सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा कौन सा, चॉइस ऑफ सबसे लास्ट में आप लोग देखोगे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स गैरेट हैडिन का, ये देखो 1959 है 1960 है। सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा गैरेट हैडिन का, सबसे लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ई के बाद आप लोग देखोगे ई के बाद जो है आपका कंसेप्ट आ जाएगा सी का, ये सेट ऑफ प्राइसेस। सी के बाद आप लोग देखोगे सी के बाद आपका आ जाएगा ये ए के बाद आपका आ जाएगा कौन सा बी के बाद क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ये आप लोग देखोगे ECABD आप लोग ऑप्शंस को देखोगे ECABD ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड। ये आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सुखमय चक्रवर्ती का 1959 में आया हुआ है। अमर्त्य सेन का चॉइस ऑफ टेक्निक 60 में। सेट ऑफ प्राइसेस जैंट इन्वर्जन ने 20th सेंचुरी में दिया हुआ था ये, लेकिन आपका ये गैरेट हैडिन के ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से पहले आया हुआ था 20th सेंचुरी, ये सेट ऑफ प्राइस का कंसेप्ट। ठीक है, तो ई के बाद क्या आ जाएगा सी के बाद ABD, तो ऑप्शन बी क्या हो सेकंड क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, दिस इज ड्यू टू द ब्याज के दर और सट्टा मांग के बीच विपरीत संबंध है, यह निम्न कारणों से है। इसको क्या कहा जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, एंड स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, तो ये आपका कह रहा है एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस नो। एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में आप लोग देखते हो कि जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स की कंडीशंस क्या होने वाली है। ठीक है, दैट इज एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, यस इट इज करेक्ट। व्हाट इज रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, क्या होता है, रेग्रेसिव जो है आपका एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस के बारे में अगर आप लोग नोट कर सकते हो तो उसको देखोगे इसमें इट टेल्स दैट रेग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस थ्योरी टेल्स दैट एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान स्थिति में एट प्रेजेंट टाइम व्हेन
if there is rate of interest is high, rate of interest is high, then people expect that it will fall in future, इट विल फॉल रेट ऑफ, जो क्या करते हैं इसमें इंडिविजुअल, अगर वर्तमान स्थिति में ब्याज का दर बहुत ज्यादा है तो ये पीपुल जो है, लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य में क्या होगी, ब्याज की दर क्या करेगी, गिरेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन इन फ्यूचर, एंड एट द सेम टाइम पीपुल डिमांड फॉर बॉन्ड, लोग क्या करेंगे, बॉन्ड की डिमांड करेंगे, ठीक है, और बॉन्ड की डिमांड करेंगे, बॉन्ड जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा हाई होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर विल डिक्लाइन, भविष्य में ब्याज की दर क्या होगी, डिक्लाइन करेगी, गिरेगी, और एट द सेम टाइम उसी स्थिति में पीपुल क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, पीपुल विल डिमांड बॉन्ड, ठीक है, rather than demanding speculative demand for money, and that is the condition of regressive expectation hypothesis theory tells that, जो आपका regressive expectation hypothesis यही बताता है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो पीपुल होते हैं वो देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, एंड क्या करते हैं लोग अपने मनी को बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं, और बॉन्ड को परचेज करने से क्या करते हैं, कैपिटल गेन उनको होता है, ठीक है, और वाइस वर्सा होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिक्लाइन होगा, बॉन्ड प्राइस क्या होगा, ग्रेटर होगा, और कैपिटल गेन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, उसके जस्ट क्या होगा, अगर बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से पीपुल एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करेगा, तो क्या करते हैं, बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बॉन्ड की प्राइस कम होती है, बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या करते हैं, कैपिटल गेन होता है उनको, और जस्ट इसके अपोजिट होता है, अगर प्रेजेंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा, इसका मतलब हो गया बॉन्ड प्राइस क्या होगी, हाई होगी, बॉन्ड प्राइस हाई होगी, और क्या होगा, इन फ्यूचर कैपिटल गेन क्या होगा, डिक्लाइन होगा, तो ये उसी को बोला जाता है रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, टेल्स दैट पीपल क्या करता है, इन्वेस्ट करते हैं किसमें, बॉन्ड को परचेज करने में, ना कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी करते हैं, दैट इज अ रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस आप लोग देखोगे, ये रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस होता है, इसमें हम लोग फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। रिलेटिव वेज हाइपोथेसिस, इसका कोई लिंक ही नहीं है इनवर्स रिलेशनशिप रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेकुलेटिव डिमांड से, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिग्रेसिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, ऑप्शन 2 विल बी द एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं को उनके आरंभिक वर्ष से आरंभ करते हुए उनके आरंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। ये आप लोग देखोगे, आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना, जल जीवन मिशन योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, तो इसमें हम लोग देखोगे, आप लोग सबसे अगर बात किया जाए कि कौन सी किस ईयर में कौन सी योजना को लॉन्च किया गया था, तो आयुष्मान भारत योजना आपका आया था 2018 में, ठीक है। अटल पेंशन योजना आपका आया था 2015 में, उसी साल आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी आया था, जो है आपका सुकन्या समृद्धि योजना भी आया था, ठीक है। जल जीवन मिशन को देखा जाए तो जल जीवन मिशन का 2019 में आया था, और इसका टारगेट था 2024 तक टू अचीव 5 water in all rural household
बाय 2024। ये टारगेट था। जल जीवन मिशन जो 2019 में लॉन्च किया गया था, इसका टारगेट था कि 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हाउस होल्ड को गैस पाइपलाइन के थ्रू वाटर के क्या अवेलेबिलिटी करा दिया जाए। ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना आप लोग देखोगे 2016 में, ये इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था बलिया से, बलिया जिले से इन्होंने स्टार्ट किया था 2016 में। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, अटल पेंशन योजना, सबसे पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के बाद आप लोग देखोगे ये आ जाएगा डी, उज्ज्वला योजना। उसके बाद क्या आ जाएगा, आयुष्मान। सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, जल जीवन मिशन। सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सी। तो बीडीएसी, बीडीएसी, बीडीएसी ऑप्शन नंबर क्या है, 4। 4 विल बी द राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर के लाभ हैं। इट इज ए डिफिकल्ट टू इवेड इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए डिफिकल्ट टू इवेड, इससे बचना कठिन है, बिल्कुल सही है। इट इज इलास्टिक इन नेचर, है प्रकृति में लचीला है, ये भी सही है। इट इज ए कन्वीनियंट टू पे, इसकी भुगतान करना सुविधाजनक है, ये भी सही है। इट इज ए बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे नहीं है। एबिलिटी टू पे जो है आपका, ये किसका है, आपका डायरेक्ट टैक्स के लिए होता है, प्रत्यक्ष कर के लिए। जो आपका करदाता के भुगतान करने की क्षमता जो है आपका, ये प्रत्यक्ष कर के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए। और डायरेक्ट टैक्स एक और जो होता है प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है। और ये एबिलिटी टू पे किसके, डायरेक्ट टैक्स के हैं। तो आपके ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए बी सी कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ए बी सी क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इसमें कह रहा है वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, ये किसका है, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, इसका आ जाएगा सेकंड हो जाएगा। एक्सेल रोड क्या है, स्ट्रेटजी, ये आपका किस में है, फर्स्ट है। ये आप लोग जो ओलिगोपोली के मॉडल पढ़ते हो, ओलिगोपोली मॉडल पढ़ते हो, जिसमें आप लोग कुर्नो का पढ़ते हो, कुर्नो का मॉडल पढ़ते हो, जिसमें आउटपुट एडजस्टमेंट होता है। ठीक है। बर्ट्रैंड का हम लोग मॉडल पढ़ते हैं, कुर्नो का, बर्ट्रैंड का, एजवर्थ का मॉडल, एजवर्थ डुओपोली मॉडल। फिर इसमें आप लोग चैम्बरलिन का मॉडल पढ़ते हो। और इसी में हम लोग डुओपोली के मॉडल में स्टेकलबर्ग का मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो आपका बर्ट्रैंड का है, हम लोग रिएक्शन कर्व के थ्रू देखते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग देखो स्टेकलबर्ग का मॉडल पढ़ते हो, तो इसमें आप लोग देखोगे जो स्टेकलबर्ग का मॉडल होता है वो आपका कुर्नो के मॉडल का एक्सटेंशन होता है। और स्टेकलबर्ग मॉडल में ये जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फर्म होती है वो मार्केट का रेवेन्यू को ज्यादा शेयर लेती है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फर्म, सबसे अनुभवशील जो फर्म है वो होती है किसमें, स्टेकलबर्ग मॉडल में, और मार्केट के शेयर का मैक्सिमम पोर्शन को कवर करता है, रेवेन्यू को कवर करता है स्टेकलबर्ग मॉडल। ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न का ये थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक्सेल रोड का क्या है, स्टडी, जैसे को तैसा। स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल, ये आपका किसमें, नेस इक्विलिब्रियम है। स्टेकलबर्ग लीडरशिप मॉडल, सिंगल शॉर्ट गेम आपका चीटिंग है, सिंगल शॉर्ट गेम चीटिंग। तो डी का फोर्थ इसमें है, इसमें है। ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ए का क्या हो जाएगा, सेकंड है। ए का क्या है आपका, सेकंड। ए का सेकंड थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। एक्सेल रोड का क्या है, स्ट्रेटजी B1। सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेस इक्विलिब्रियम, और आपका नेस इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इफ आई एम डूइंग माय बेस्ट यू डू व्हाट यू लाइक, इफ यू आर डूइंग योर बेस्ट आई डू व्हाट आई लाइक। जिसमें आप लोग देखते हो कि फर्म्स क्या होती हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी को, बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं। इसमें क्या करती हैं, अपने प्राइस को, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करती हैं, प्राइस को मैक्सिमाइज करती हैं। हम लोग रो, मिनिमम, कॉलम, मैक्सिमम को फाइंड आउट करते हैं। तो यही स्ट्रेटजी मिनिमैक्स, मैक्सिमम,
के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाइए। इसमें आप लोग देखोगे लिंडाल्स थ्योरी, लिंडाल्स थ्योरी क्या होता है, प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स, और क्लब गुड क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। ये दोनों आप लोग इसको नोट कर सकते हो। लिंडाल्स की जो थ्योरी है प्राइसिंग, उनका मूल्य का निर्धारण, सार्वजनिक वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, लिंडाल्स थ्योरी टेल अबाउट दैट। जो लिंडाल्स की थ्योरी है प्राइसिंग ऑफ पब्लिक गुड्स, जो आपके सार्वजनिक वस्तुएं होते हैं उनके लिए मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, दैट इज ए लिंडाल्स थ्योरी। एंड क्लब थ्योरी, क्लब थ्योरी इज द प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, पार्किंसंस लॉ टेल्स अबाउट द कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी संस्थाओं में रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से कांस्टेंट की स्थिर क्या होता है, विकास होता है किसका, एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का, जो आपका रोजगार का किस तरीके से सरकारी संस्थाओं में रोजगार का स्थिर विकास होता है, दैट इज मेंशन्ड बाय द पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट हाउ देयर इज ए कांस्टेंट ग्रोथ इन द एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी संस्थाओं में रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से स्थिर विकास होता है। हॉटलिंग रूल्स टेल्स अबाउट द प्राइसिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जो क्या होता है, जो नवीकरणीय नहीं है, जो खत्म हो सकते हैं एक बार, उनके लिए मूल्य का निर्धारण, प्राइस का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, दैट इज अ हॉटलिंग रूल्स, उसके बारे में बताता है। तो इसमें आप लोग देखोगे एक आपका हो जाएगा थर्ड, बी का आपका हो जाएगा फर्स्ट, सी का आपका हो जाएगा सेकेंड, एंड डी का हो जाएगा फोर्थ। 3124 3124 3124 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द अर्लियर टू द लेटेस्ट। ये आप लोग देखोगे निम्नलिखित को उनकी स्थापना की तिथि के आधार पर पहले से नवीनतम तक व्यवस्थित करें। ये आप लोग देखोगे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक। इसका हम लोगों ने जब जून 2024 का पेपर सॉल्व किया था तो वहां आप लोगों को एक ट्रिक बताया गया था। आईसीआईसीआई में 5 डिजिट है तो 1955 इसको हम लोग मान लेंगे, 5 है तो 5, 1955। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1964 में। यहाँ पे आप लोग देखो आईडीबीआई है, 4 डिजिट है तो यहाँ पे 4 ले लो, 1964 से इसको रट लो। ठीक है, 1964 जो भी आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है या ये थ्योरी किसने दिया हुआ है, ये सब आपके रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। फिर आप लोग देखोगे आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब आई थी, 1948 में। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे आईआरबीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका आया था 1985 में। ठीक है, तो इसको आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, सी के बाद आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ए के बाद आपका डी आ जाएगा। बीसीएडी, बीसीएडी आपका कौन सा, बीसीएडी आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 बीसीएडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये आप लोग देखोगे जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन कैन बी यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है कि सामान्यकृत न्यूनतम वर्ग अनुमान विधि के उपयोग निम्नलिखित में से किस मामले में किया जा सकता है। जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। जनरलाइज्ड लिस्ट method is used to estimate
पैरामीटर ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। When some certain assumption of OLS is violated, ordinary least square और violated। ये आप लोग देखोगे जो जीएलएस होता है, जनरलाइज्ड स्क्वायर मेथड क्या कहता है, इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन द सम सर्टेन assumptions, जब कुछ जो assumptions हैं, मान्यताएं हैं और एलएच के ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर के वायलेट होते हैं, तब हम लोग जीएलएस का यूज करते हैं। अब इसमें आप लोग देखोगे ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंसेस, यस ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंसेस के लिए क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंस व्हेन द एरर्स are not independently distributed, then in that condition आपका जो जीएलएस है, जनरलाइज्ड लिस्ट स्क्वायर है, प्रोवाइड्स मोर इफिशिएंट एस्टिमेट्स। तो हम लोग जीएलएस का यूज करते हैं जब आपका ऑटो कोरिलेटेड डिस्टर्बेंसेस है, जब क्या है आपका एरर्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जब आपके एरर टर्म्स हैं, रेसिडुअल्स होते हैं, जब आपके इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, तो उस केस में जीएलएस का यूज किया जाता है, क्योंकि जीएलएस जो होता है मोर इफिशिएंट एस्टिमेट को प्रोवाइड करता है। मल्टीकोलिनियरिटी अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, नो, मल्टीकोलिनियरिटी अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो जीएलएस होता है इज नॉट एड्रेस मल्टीकोलिनियरिटी अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इसको एड्रेस ही नहीं करता है, इसलिए आपका बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस, यस आपका ए सही हो गया, सी सही होगा। हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस के लिए आप लोग लिख सकते हो हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस में क्या होगा, जब आपके रेसिडुअल्स हैं, रेसिडुअल्स के जो वेरिएंसेज हैं तो क्या होंगे, नॉट सेम फॉर ऑल। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। When the variances of residuals or error term are not constant for all level of independent variable, then in that condition GLS has been used because GLS का यूज किया जाता है जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वेरिएंसेस जो होते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो वेरिएंसेस हैं सेम नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में जीएलएस को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज जीएलएस प्रोवाइड्स weight as per their varying variance, varying variance। क्या होता है, जब आप लोग देखोगे जो आपका
हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस होता है जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वेरिएंसेस जो होते हैं सेम नहीं होते हैं, इज नॉट सेम फॉर ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन दैट कंडीशन जीएलएस जो आपका जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर जो होता है मेथड है, ये क्या करता है, एज पर देयर वेट उनको वेट करता है वेरिंग वेरिएंस के अकॉर्डिंग, जो उनकी वेरिएंस वेरिएंस की जो वेट है, भार है, उसके आधार पे क्या करता है, उनको वेट करता है और अकॉर्डिंगली उनको क्या करता है, सेट करता है एज पर देयर वेरिंग वेरिएंस। तो इसलिए जीएलएस का यूज किया जाता है लिस्ट स्क्वायर मेथड पर। हेटेरोस्केडास्टिक डिस्टर्बेंसेस ओवरफिटेड मॉडल्स के लिए नो, overfitted models is not jealous, does not address overfitted models। incorrect functional form no, it is a specified functional form को GLS रिप्रेजेंट करता है। GLS जो होता है स्पेसिफाइड फंक्शनल फॉर्म, नॉट इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। तो ई भी आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड सी विल बी द राइट। ऑप्शन ए एंड सी कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम में राइज इवन इन द कंपीटिटिव मार्केट इकोनॉमी अंडर द रेशनल एक्सपेक्टेशन इफ देयर इज। कह रहा है तर्क संगत अपेक्षा के तहत प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था में भी प्रभावी मांग की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि क्या हो, परफेक्ट फोरसाइट हो या कोऑर्डिनेशन फेल्योर हो, एंटीसिपेटेड डिमांड शॉक हो या एंटीसिपेटेड सप्लाई शॉक हो। किस कंडीशन में ये होगा, परफेक्ट फोरसाइट है मतलब आपको दूरदर्शिता है, आप फोरकास्ट कर सकते हो, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली क्या होगा, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को एडजस्ट कर सकते हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन फेल्योर, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोऑर्डिनेशन फेल्योर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन फेल्योर में आप लोग नोट कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन फेल्योर इट स्टेट्स दैट when there is unemployment as well as underutilization of resources, create problem of coordination failure। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। एंटीसिपेटेड डिमांड शॉक, एंटीसिपेटेड है, एंटीसिपेट कर लिया गया है, ठीक है, तो ये डिमांड शॉक की कंडीशन जो है इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम से राइज नहीं होगी। अनएंटीसिपेटेड सप्लाई शॉक है, अनएंटीसिपेटेड और रेशनल एक्सपेक्टेशन पे बेस है, तो अनएंटीसिपेटेड सप्लाई शॉक की भी कंडीशन इफेक्टिव डिमांड प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेशन फेलियर विल बी द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आगे आप लोग देखोगे कंटिन्यूअस सप्लाई शॉक लीड्स टू द, कह रहा है कि निरंतर आपूर्ति आघात के कारण, निरंतर आपूर्ति आघात के कारण कंटिन्यूअस सप्लाई शॉक लीड्स टू द कंटिन्यूअस शिफ्ट ऑफ द फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ये आप लोग देखते हो, ये आपका क्या है, यू स्टार है, ये क्या है आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोग लेक्चर्स देखते हो तो इसको आप लोग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, नॉर्मल से 1.25 या 1.25 करके देखोगे तो इसका एक अच्छा व्यूज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग देखोगे यू स्टार जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लॉन्ग रन में आपका क्या होता है, एलपीसी है। ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है, शॉर्ट रन में आप लोग देखते हो इसमें क्या होते हैं, लूप होते हैं।
ये आपको देखोगे ये होता है, इसी इसी लूप पे क्या करता है, फिलिप्स कर्व मूव करता है शॉर्ट रन के लिए। ये आपका क्या है, SPC1 है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2, ये आपका क्या है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 3। ठीक है, और ये आपका क्या है, इस वर्टिकल एक्सिस पे आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट होता है परसेंटेज में। ठीक है, 5%, 7%, 9%, ये आप लोग देखोगे। तो ये आप लोग देखोगे लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है, जिससे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जा सके, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन के लिए लेबर को हायर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमी में हायर किया जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बिलो हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। उस केस में इन्फ्लेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, लेकिन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में ट्रेड ऑफ होता है। अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ होगा, लेकिन इन्फ्लेशन और इंप्लॉयमेंट में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इंप्लॉयमेंट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वेयर देयर इज अ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को एनआरई बोला जाता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट would always exist in an economy, NRU, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यूअस सप्लाई शॉक है, लगातार क्या आपूर्ति घात है। सप्लाई शॉक होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज ना होने की वजह से जो भी लेबर होंगे उनको क्या किया जाएगा, फायर्ड किया जाएगा, उनको प्रोडक्शन से निकाला जाएगा। और सिमिलरली और क्या होगा, एट द सेम टाइम जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ेगी तो उस समय सप्लाई न बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, मतलब स्टैगफ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोग देखोगे कंटिन्यूअस शिफ्ट ऑफ द फिलिप्स कर्व टू द लेफ्ट। फिलिप्स कर्व आप लोग देखोगे, अभी आप लोगों ने देखा फिलिप्स कर्व क्या है, लेफ्ट को तो शिफ्ट कर रहा है। जब लेफ्ट को शिफ्ट करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या है, left such that unemployment and inflation both fall. अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों फॉल होगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, सप्लाई शॉक है। जब फिलिप्स कर्व लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, जब लेफ्ट जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो फॉल हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन फॉल नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। Continuous shift of the Phillips curve to the right such that unemployment and inflation both rise. Unemployment भी rise and inflation both rise. Yes, it is absolutely correct. ऑप्शन 2 क्या होगा, जब सप्लाई शॉक है, जब सप्लाई शॉक होने की वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा, जो नंबर ऑफ लेबर्स को हायर किया गया था उनको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड नहीं है। डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेबर को हायर किया गया था उनको फायर कर दिया जाएगा। और जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड होगा, इंक्रीज करेगा, तो उस कंडीशन में प्राइस प्रोडक्शन न बढ़ने की वजह से, सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से प्राइस इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन होगा। तो कंटिन्यूअस शिफ्ट ऑफ द फिलिप्स कर्व इन सच ए वे दैट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बोथ राइट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। थर्ड और फोर्थ को आप लोग देख लेते हैं। ए कंटिन्यूअस मूवमेंट along the Phillips curve such that unemployment and inflation both fall. No. A continuous movement along the Phillips curve such that unemployment falls and inflation rises. Unemployment भी rise होगा, inflation भी rise होगा, तो ये stagflation की कंडीशन होगी, that is option number 2। ये जब होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा एंड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों आपका बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की कंडीशन दिया जाता है। तो इसमें आप लोग देखोगे ऑप्शन 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पद चिन्ह का अर्थ है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ए रीजन पर ईयर, नो। Amount of ecological resources degraded in a country per year, no, it is also incorrect. Total areas dipped forest in a country, no.
इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, कह रहा है कि पारिस्थितिक पदचिन्ह का अर्थ है द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट ह्यूमन पुट्स ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम इन देयर सराउंडिंग। मनुष्य द्वारा अपने आसपास के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर डाला जाने वाला दबाव। यस, ऑप्शन 4 विल बी द एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इसमें कहा जा रहा है कि वॉल्रा लॉ स्टेट्स दैट इफ n-1 मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, अगर n-1 बाजार संतुलन में है, देन वी कैन गेट इक्विलिब्रियम प्राइसेस इन, तो हम लोग संतुलन मूल्य कीमतें प्राप्त कर सकते हैं nth मार्केट में, 2n मार्केट में, n-3, n-4। n-4 के बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं किया, n-3 के बारे में भी नहीं है, 2n मार्केट के बारे में भी नहीं है, तो nth मार्केट है। nth मार्केट विल बी द एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन। ये लियोन वालरा जो आपके हैं, लियोन वालरा साहब महोदय, जो आपके जनरल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी दिया था इन्होंने, सामान्य संतुलन। तो इसमें आप लोग देखोगे इनका मानना था if n-1 market is in equilibrium, संतुलन में होगा, then nth market would automatically be in equilibrium। तो जो आपका nth मार्केट होगा वो ऑटोमेटिकली भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। then nth market would also be in equilibrium। इनका मानना था this theory tells that aggregate excess demand of all markets would be equal to 0। ठीक है, ये जो आपका कंसेप्ट है n-1 मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा तो nth मार्केट भी इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे? क्योंकि ये इस थ्योरी पे बेस्ड है, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड, सभी मार्केट की एग्रीगेट डिमांड का समेशन किया जाए, द समेशन ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, समेशन एग्रीगेट एक्सेस डिमांड, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। इस थ्योरी पे बेस्ड है। तो nth मार्केट भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा। जब n-1 मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो nth मार्केट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स रिलेट्स टू व्हिच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जनसांख्यिकीय लाभ जनसंख्या के किस पहलू से संबंधित है। इसमें आप लोग देखोगे एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नो। एन इंक्रीज इन द सेक्स रेशियो, नो। डिक्लाइनिंग इन द टोटल फर्टिलिटी, नो। एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, यस, ये सही होगा। वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो एज पीरियड माना गया है 15 to 64, ठीक है, 15 से 64 साल के बीच में जो डेमोग्राफिक, जो आपकी जनसंख्या है, पॉपुलेशन जनसंख्या का कितनी जो उसका शेयर है, वेटेज है, वो आपका क्या है, कार्यशील जनसंख्या का भाग है, प्रोपोर्शन है, जो क्या कर सकता है, किसी भी इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। दैट इज 15 to 64, 15 से 64 साल के बीच में। एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ
वर्किंग एज पॉपुलेशन, शेयर ऑफ वर्किंग एज क्या होता है 15 से 64, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द, आप लोग पढ़ते आए हो कि मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी नो, लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस नो, लॉ ऑफ डिमांड नो। ठीक है, और लॉ ऑफ जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसी को हम लोग बोलते हैं गोसेंस फर्स्ट लॉ। गोसेंस फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी को बोला जाता है गोसेंस सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द अर्लियर टू द लेटेस्ट, निम्नलिखित को पहले से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करें। प्राइस फ्लो मैकेनिज्म, प्राइस फ्लो मैकेनिज्म ये किसका दिया हुआ कंसेप्ट है, ये आपके डेविड ह्यूम का दिया हुआ है। डेविड ह्यूम ने कंसेप्ट को दिया था, कब दिया था, 1752 में। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज आप लोग पढ़ते हो डेविड रिकार्डो का, ये कब दिया हुआ था डेविड रिकार्डो का, इनकी बुक आए थे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डेविड रिकार्डो की जो बुक थी किस पे बेस्ड थी, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये कब आई थी, 1817 में, 1817 में आई थी। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसकी दी हुई है, एडम स्मिथ का दिया हुआ है। एडम स्मिथ की जो बुक आई थी, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसको हम लोग वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें ये कब आई थी, 1776। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो है आपका किसने दिया था, ग्रुगल लॉयड, ग्रुगल लॉयड का कंसेप्ट है। ये कब आई थी, 20th सेंचुरी, ग्रुगल लॉयड ये आया था आपका कब, 20th सेंचुरी। ठीक है, मर्केंटलिज्म, बड़ीकवाद, फिजियोक्रेट्स आप लोग पढ़ते हो, भौतिकवाद और मर्केंटलिज्म ये कब आए थे, 16th to 18th सेंचुरी में, 60th to 80th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या आ जाएंगे, मर्केंटलिज्म। अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले हम लोग क्या आ जाएंगे, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म में आ जाएंगे तो सबसे पहले ई आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन 1 और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ई के बाद आप लोग देखोगे इसमें सबसे लास्ट में, अगर आप लोग देखोगे तो सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा डी आ जाएगा।
क्योंकि ये जो है आपका प्राइस मैकेनिज्म 1752 आया है, ये देखो 1752 है, ठीक है, और ये 20th सेंचुरी में आई थी। सबसे सबसे लास्ट में अरेंज द फॉलोइंग द अर्लियर टू द लेटेस्ट, सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ए, ये डी आ जाएगा, डी आ जाएगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ई आपका क्या है, मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म के बाद आपके आ गया क्या, प्राइस मैकेनिज्म, डेविड ह्यूम का 1752 में आया था। फिर आपके सी आ जाएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज, 1776 में आई थी, ठीक है। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज आपका डेविड रिकार्डो का 1817 में आई थी। फिर लास्ट में आपका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड 20th सेंचुरी में आई थी। तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, इन द आईएसएलएम, कह रहा आईएसएलएम फ्रेमवर्क में अंडर द जनरल रिसेशनरी कंडीशन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर राइजेस, कह रहा है कि आईएसएलएम ढांचे में सामान्य मंदी की स्थिति में जैसे ही सरकारी व्यय बढ़ता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, when there is increase in the government expenditure, in that condition, अब आप लोगों को इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चे को बढ़ा रही है, तो सबसे पहले क्या होगा, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एज बॉन्ड प्राइस फॉल्स, ये नहीं होगा। पहले सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डरिंग करना है, तो एग्रीगेट डिमांड फॉर द कमोडिटीज राइज, यस, बी 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 यस, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम लोग पहले नंबर पे रखेंगे। एग्रीगेट डिमांड फॉर द कमोडिटीज राइज एंड राइजिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम, तो क्या होगा, वस्तुओं का कुल मांग बढ़ जाता है, जिससे कुल उत्पादन और आय का स्तर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर फॉल इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जब एग्रीगेट इनकम बढ़ जाएगा तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ई हो जाएगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ये हो जाएगा आपका दूसरा। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी L1 राइजेस क्रिएटिंग मनी डिमांड फॉर ग्रेटर देन द मनी सप्लाई L1, तो ये आपके दूसरे पे हो जाएगा। मतलब आपके पहले नंबर पे आ जाएगा बी, बी के बाद आपका आ जाएगा ई, ठीक है, बी के बाद आपके ई आ जाएंगे। आपको इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, जब एनटीए जेआरएफ का पेपर देते हो तो एलिमिनेशन मेथड आपका ज्यादा काम करता है, जो आपको ऑप्शन अच्छे से पता है उसके थ्रू एलिमिनेशन मेथड लगाओ, टाइम आप क्या करोगे, सेव करोगे, टाइम का बाउंडेशन होता है, तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बी से स्टार्ट हो रहा है आपका 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा। बी के बाद क्या आ रहा है, ई, बी के बाद ई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग आगे चेक करते हैं, बी, ई के बाद क्या है, डी, पीपुल सेल बॉन्ड, लोग क्या करते हैं, पैसे पाने के लिए बॉन्ड को क्या करते हैं, बेचते हैं, एंड हेंस बॉन्ड सप्लाई राइजेस एंड रिड्यूसिंग द बॉन्ड प्राइसेस, तो आपका क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। बी, ई के बाद क्या आ जाएगा, डी, डी के बाद आगे क्या है, ए है, एज बॉन्ड प्राइस फॉल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस, ये भी सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, बी डी ई, बी ई डी ए, बी हो गया, डी हो गया, डी के बाद ई, बी के बाद ई, के बाद डी, ए, फिर ए के बाद आपका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका सी, सी आ जाएगा, फॉल इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस एग्रीगेट इनकम। इसको हम लोगों को ऑर्डरिंग में अरेंज करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉर द कमोडिटीज क्या होगी, राइज करेगी, वस्तुओं की कुल मांग बढ़ जाएगी, जिससे कुल उत्पादन बढ़ेगा, और क्या होगा, आउटपुट का स्तर बढ़ जाएगा। जैसे ही आउटपुट का स्तर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी L1 इंक्रीज हो जाएगा, मनी डिमांड ग्रेटर देन द मनी सप्लाई L1 ग्रेटर देन M हो जाएगा, मनी डिमांड जो था मनी सप्लाई से बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देखोगे पीपुल सेल बॉन्ड, लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को सेल करने लगेंगे, मनी को पाने के लिए, मुद्रा को पाने के लिए बॉन्ड को सेल करने लगेंगे, और इसलिए बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ जाएगी, जिससे बॉन्ड की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बी डी ए सी ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, गिवन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच वंस आर करेक्ट, आप लोग देखोगे निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे जीडीपी इज डिवॉइड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डबल काउंटिंग, कह रहा है जीडीपी सभी प्रकार की दोहरी गणनाओं उससे रहित है, ऑल टाइप ऑफ डबल काउंटिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होता है। सभी तरीके की दोहरी गणनाओं को ये शामिल नहीं करता है, कुछ उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, कुछ को इंक्लूड करता है, कुछ को ये नहीं इंक्लूड करता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डोनेशंस आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, कह रहा है कि डोनेशंस को राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय की बात किया जाए तो आपका नेशनल इनकम क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, अ ईयर मीन टू से दैट अ फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, G&S मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एन इकोनॉमी कहने का मतलब है इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। आप लोग पढ़ते हो डोमेस्टिक बाउंड्री होता है, फिजिकल बाउंड्री होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक बाउंड्री होता है। इकोनॉमिक बाउंड्री जो होता है किसी भी कंट्री का उस कंट्री के अलावा अनदर कंट्री में, दूसरे कंट्री में भी लोकेटेड हो सकता है। ठीक है, इकोनॉमिक मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब देयर इज नो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, उसी तरीके का उसमें क्या हो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना हो। इकोनॉमिक बाउंड्री मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के अलावा इकोनॉमिक बाउंड्री, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बाउंड्री उस कंट्री के अलावा दूसरे कंट्री में भी स्थित हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। तो आप लोग देखोगे डोनेशन आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, दान को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ए नहीं होगा, पहला क्या है आपका, ए एलिमिनेट हो गया है, तो जिसमें ए है उसको एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। ए एलिमिनेट कर दिया हम लोग, तो हम लोग के पास ऑप्शन सी है, थर्ड एंड फोर्थ बचा। तो इसमें आप लोग देखोगे बी भी किसी में नहीं है, बचे हुए ऑप्शंस में किसी में ऑप्शन में बी नहीं है। डोनेशंस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। जो आप दान देते हो नेशनल इनकम में तभी कंसिडर किया जाएगा जब उस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में किसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा हो। ठीक है, लेकिन आप डोनेशन कर दे रहे हो, आप उत्पादन किसी वर्ष किए हो और डोनेशन किसी वस्तु का किसी दूसरे वर्ष कर रहे हो और किसी और को कर रहे हो, कोई फिजिकली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका डोनेशन भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी भी आपका क्या हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी एलम्स आर इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम, कह रहा है भिक्षा को व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है। यस, एलम्स को भिक्षा को शामिल किया जाता है। इन्वेंटरी इज इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टमेंट, यस, इन्वेंटरी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सी एंड डी दोनों सही है। ई को आप लोग देखोगे कह रहा है कि फॉरेन वर्कर्स इनकम इंक्लूडेड इन द जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। व्हाई इट इज इनकरेक्ट, ये गलत क्यों है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये आप लोग देखोगे कह रहा है फॉरेन वर्कर्स इनकम इंक्लूडेड इन द जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। जस्ट क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है, ये गलत है। अगर कोई अमेरिकन इंडिविजुअल इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में वर्क कर रहा है, इंडिया में एम्प्लॉयड है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा, his production will be part of India's GDP, will be part of India's GDP and America's GNP। ठीक है, अगर कोई रेसिडेंट अमेरिका का या इंडिया का कोई रेसिडेंट, इंडिया का कोई इंडिविजुअल सऊदी अरबिया, अमेरिका, जापान, ठीक है, थाईलैंड कहीं वर्क कर रहा है, तो उसका जो प्रोडक्शन होगा उस कंट्री के जीडीपी में कंसीडर किया जाएगा जहां पे वो काम कर रहा है, जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन उस इंडिविजुअल के डोमेस्टिक कंट्री जहां का वो रेसिडेंट है उसके जीएनपी का पार्ट होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे जस्ट क्या लिखा है, अपोजिट लिखा है, फॉरेन वर्कर्स इनकम इंक्लूडेड इन द जीएनपी बट नॉट इन जीडीपी। इसलिए क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सी एंड डी विल बी द ओनली राइट ऑप्शन और अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, नीति आयोग नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। सीएसओ क्या हुआ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है
रिस्पॉन्स टू नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे क्या रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेमोग्राफिक फेज पर सीआर ब्लैकर। सीआर ब्लैकर थ्योरी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो होता है, इसको हम लोग को अरेंज करना है। लो मोर्टालिटी एंड डेथ एक्सीडिंग बर्थ, कम मृत्यु दर और जन्म से अधिक मृत्यु, फॉलिंग बर्थ रेट गिरती जन्म दर बट डिक्रीजिंग मोर्टालिटी घटती मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट उच्च जन्म दर एंड हाई डेथ रेट उच्च मृत्यु दर। फिर कह रहा है लो बर्थ रेट सामान्य रूप से कम मृत्यु दर, बैलेंस्ड इक्वल बाय द मोर्टालिटी, जो कि क्या मृत्यु द्वारा संतुलित कम जन्म दर। तो हम लोग इसके बारे में सीपी ब्लैकर के 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक फेजेस है, सीपी ब्लैकर को, उसको हम लोग जान लेते हैं। फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आप लोग देखोगे ये 5 स्टेजेस हैं सीपी ब्लैकर के डेमोग्राफिक फेजेस हैं, ठीक है। इसमें आप लोग नोट कर सकते हो, ये आपका क्या है, फेज 1 है, ये आपका क्या है, फेज 2 है, ये आपका है फेज 3, ये आपका क्या है, फेज 4, और ये आपका क्या है, फेज 5, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये जो आपके वर्टिकल एक्सिस है, ये क्या है, डेथ, बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे अगर स्टेज की नाम, अगर इसको हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं, इसका नेम क्या है, तो पहला उनका नेम था हाई स्टेशनरी स्टेज। ये आपका क्या है, हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। ये आपका क्या है, अर्ली एक्सपेंडिंग। ये आपका क्या है, लेट एक्सपेंडिंग। लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी है। और यहां पे क्या है, डिक्लाइनिंग फेज, ठीक है। ये आप लोग इसको नोट कर सकते हो।
ये जो आपके सीपी ब्लेकर के जो स्टेजेस हैं, फाइव स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी है। तो इसमें आप लोग देखो कि ये अर्ली एक्सपेंडिंग है, यहाँ पे आप लोग देखो बर्थ रेट को लिया गया है, डेथ रेट को लिया गया। तो ये आपकी जो नीचे वाली लाइन है ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाली लाइन ये क्या आता है, बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, यहाँ पे देखोगे डेथ क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, यहाँ पे बर्थ, यहाँ पे कांस्टेंट था, बर्थ डिक्लाइन करने लगा, एक फेज के बाद दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है कि इसको किसमें करना है, अरेंज करना है डेमोग्राफिक फेजेस को सीपी ब्लैक करके, सीआर ब्लैक करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, सी से स्टार्ट होगा इसका, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो आपके ए वाले ऑप्शंस लो मोर्टालिटी एंड बी फॉलिंग बर्थ रेट, ये आपके दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन आपके 1 एंड 2 में देखोगे आप लोग, तो सबसे पहले क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी आएगा, फॉलिंग बर्थ रेट एंड बट डिक्रीजिंग मोर्टालिटी, फॉलिंग डेथ रेट बट डिक्रीजिंग मोर्टालिटी, यस। सी के बाद आपका क्या आ जाएगा, बी, सी के बाद बी आ जाएगा। बी के बाद आप लोग देखोगे लो मोर्टालिटी एंड डेथ एक्सीडिंग बर्थ, ये आपका सबसे लास्ट में आएगा। लो मोर्टालिटी जो है मृत्यु दर कम, और जो होता है जन्म से अधिक मृत्यु, सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ए, डी बी, और यहाँ पे सी बी, और ये क्या हो जाएगा, डी आएगा, लो बर्थ रेट बैलेंस्ड बाई इक्वली लो मोर्टालिटी। तो ये इसके फेजेस हो जाएंगे सी बी डी ए। सी बी डी ए आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि आप लोग देखोगे यहाँ पे डी लो बर्थ रेट एंड बैलेंस्ड बाई इक्वली मोर्टालिटी, लो रेट यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा, लो ये देखोगे आप लोग, लो क्या है, लो बर्थ रेट बैलेंस्ड बाय इक्वली लो मोर्टालिटी, लो बर्थ रेट है यहाँ पे, लो बर्थ रेट एंड इक्वली बैलेंस्ड बाय लो मोर्टालिटी रेट। फिर यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो सीबीडीए हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीबीडीए। जो हम लोगों ने क्या किया, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, स्वर्ण विनिमय जो है मानक, यस राइट है। ओपेक क्या आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो आपका ओपेक जो होता है फॉलोइंग इज ट्रू, ओपेक नहीं होगा, ये बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन जो है बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी को एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं है। फिर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आप लोग देखोगे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, तो आपका ई भी नहीं है। तो ई और किसी भी ऑप्शन में ई दिया नहीं है, एंड ये देखते हो आप लोग ऑप्शंस दे देता है, लेकिन जो कोड देता है उसमें वो ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों को क्या करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, आपको डाउट हो जाए, ठीक है, इसलिए वो ऑप्शंस को रखता है, लेकिन कोड्स में देखते हो आप लोग ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये केवल एशियन डेवलपमेंट आपको केवल मूर्ख बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये है ही नहीं किसी ऑप्शन में। एशियन डेवलपमेंट बैंक वैसे भी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है एशियन कंट्रीज को, ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से कोई लेना देना है नहीं। तो आप लोग देखोगे अब आपके ए एंड फोर्थ ऑप्शन इन दोनों में से बचा है, ब्रेटन वुड्स का सिस्टम है, यस, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी है, और लॉ ऑफ वन प्राइस। तो ये सीडी हो जाएगा आपका, एसीडी आपका, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम डेफिनेटली है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एसीडी, ठीक है। अब हम लोग 49 क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ होल्डिंग ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल। कह रहा है कि इंडिविजुअल के द्वारा मनी को होल्ड करने से किस तरीके के परिणाम आते हैं। लॉस ऑफ यूटिलिटी बाय नॉट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं सेवाओं को न खरीदने के कारण उपयोगिता की हानि, यस एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फॉरगोन इंटरेस्ट बाय नॉट सेविंग, बचत न करने से ब्याज का त्याग, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। फॉल ऑफ रियल वैल्यू मनी बाय डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन की जगह अगर इन्फ्लेशन होता तो ये स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन डिफ्लेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी नहीं होगा, सी नहीं होगा तो सी को एलिमिनेट कर दो, सी को एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन थ्री चला जाएगा, ऑप्शन आपका वन चला जाएगा। अब आप लोग देखोगे ए बी है, ए बी है, ए बी ऑप्शन 2 और 4 दोनों में है। फिर क्या है, लॉस ऑफ रिटर्न बाय नॉट परचेजिंग अदर एसेट्स, यस इट इज आल्सो राइट। तो आपके ए बी एंड डी राइट हो जाएंगे। ए बी डी आपका कौन सा ऑप्शन नंबर, ए बी एंड डी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रियल बिजनेस साइकिल स्कूल, कह रहा है वास्तविक व्यापार चक्र स्कूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, द अब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक, आपूर्ति आघात की अनुपस्थिति में सप्लाई शॉक अब्सेंस है, ठीक है। देयर इज ओनली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी कह रहा है, अनैच्छिक बेरोजगारी होगी, नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक, किसी तरीके का सप्लाई शॉक नहीं है और रियल बिजनेस साइकिल है, तो अनैच्छिक बेरोजगारी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अनैच्छिक मतलब आप जो प्रिवेलिंग वेज रेट है उस पर काम करने को इच्छुक हो, ठीक है, पर आपको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है ना अब्सेंस ऑफ सप्लाई शॉक है, अब्सेंस है तो इसका मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं लिया जाएगा। देयर इज ओनली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यस इट इज एब्सोल्युटली राइट। केवल वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ऐच्छिक बेरोजगारी की वजह से आप जो प्रिवेलिंग वेज रेट है उस पर काम करने को आपको काम मिल जाता है, पर आप काम करने को इच्छुक नहीं हो, यू आर नॉट रेडी टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट एंड दैट इज अ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देयर इज नो वॉलंटरी नहीं, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट एट ऑल, तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल स्वैच्छिक बेरोजगारी है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है नियर अबाउट 50% क्वेश्चन को हम लोगों ने एनडीए जेआरएफ जनवरी 2025 के सेशन के लिए विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन सॉल्व कर लिया है। और अब तक आप लोग यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोग जो इकोनॉमिक के एस्पिरेंट्स को कोई भी इकोनॉमिक्स के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के साथ आप लोग जो है यूट्यूब चैनल लिंक को, उसके साथ साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी शेयर कर सकते हो। ये सारे चैनल लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो लेक्चर का लिंक आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ आप लोग जो है नोटिफिकेशन को ऑन रखो, जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को कोई भी इकोनॉमिक इक्वलाइजर के थ्रू अगर वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।